सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस टिप्स पर स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीजी स्कॉलरशिप पोर्टल पर 2021-22 के लिए नवीन और नवीनीकरण दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों की एंट्री कैसे की जाएगी। इसके साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि यदि कोई विद्यार्थी गलती से डिलीट हो जाता है तो उसको रीस्टोर कैसे करेंगे। इसके साथ ही यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि यदि किसी विद्यार्थी का नाम छात्रवृत्ति पोर्टल पर पहले से दर्ज है तो उनका नाम अपने विद्यालय में सीधे सीधे कैसे एंट्री कर सके बिना फॉर्मेट ए को भरे। इसके पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपके लिए एक सुझाव देना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि पोर्टल पर एंट्री करते समय बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के आप विद्यार्थियों की एंट्री कर सकें, तो उसके लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो फॉर्मेट ए दिखाई दे रहा है, इसके समस्त प्रविष्टियों को प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग आप भर के रख लीजिएगा और सभी विद्यार्थियों का आप फॉर्मेट ए के भर जाने के पश्चात उसका गौशवारा निकाल लीजिएगा और इस प्रकार से जो आपके स्क्रीन पर फॉर्मेट बी दिखाई दे रहा है इसको भी आप भर लीजिएगा। इसके बाद आप पोर्टल पर एंट्री करने के लिए बैठिएगा। इसके साथ साथ जिला और विकासखंड कार्यालयों से कुछ निर्देश दिए गए हैं, खास करके अशासकीय विद्यालयों के लिए, उसे भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है, अशासकीय विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वह ऑनलाइन एंट्री के लिए अपना आईडी और पासवर्ड विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जो छात्रवृत्ति प्रभारी हैं उनसे प्राप्त कर लेंगे। दूसरा है, पोर्टल पर पात्र विद्यार्थियों की एंट्री के पश्चात प्रपत्र भरकर सेंड टू बीओ करना सुनिश्चित करें। और तीसरा है, सेंड टू बीओ करने के पश्चात सभी विद्यार्थियों का प्रपत्र और जिसमें कि संपूर्ण दस्तावेज जैसे बैंक पासबुक की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र एवं पूर्व कक्षा की अंक सूची सहित इसको आपको विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में छात्रवृत्ति प्रभारी के पास जमा करना होगा। और चौथा है कि जब तक ये आप प्रपत्र और उससे संबंधित दस्तावेज जमा नहीं करेंगे, छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए इसको डीओ कार्यालय यानी कि सेंड टू डीओ नहीं किया जाएगा। इसलिए इन चारों निर्देशों को आप ध्यान से सुनिए और इस पर अमल कीजिए। हाँ, एक बात है कि इसकी जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर तक ही है। 30 सितंबर तक हर हाल में आपको इसकी एंट्री कर लेनी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें किसी भी ब्राउज़र में सीजी स्कॉलरशिप टाइप कर लेना है और उसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि सबसे ऊपर आपको छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल हिंदी में लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो इसका एक वेबसाइट है www.schoolscholarship.cg.nic.in। आप इस पर भी क्लिक करके डायरेक्ट छात्रवृत्ति पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस काम को मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल के राइट साइड में जो आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहा है उसको क्लिक कर लीजिए और अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पर एक्टिव कर दीजिए। इसको करने से आपका मोबाइल एक डेस्कटॉप की तरह काम करना शुरू कर देगा और अगर इसको नहीं करेंगे तो मोबाइल में आधा अधूरा दिखाई देगा, आपको पूरा दिखाई नहीं देगा। इसको आपको बार बार इधर उधर करना पड़ेगा। तो ऐसा कर लेने के बाद हम छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने यूज़र लॉगिन जो पेज है वो खुल जाएगा। यूज़र आईडी अधिकांश विद्यालयों में जो छात्रवृत्ति प्रभारी थे उनका एम्प्लॉय आईडी था या फिर कहीं कहीं स्कूल का जो डाइस कोड है उसको यूज़र आईडी बनाया गया था। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो सबसे नीचे लॉगिन के बगल में फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया है, उसको क्लिक करने के पश्चात जो भी निर्देश आते हैं उसका पालन करने के बाद नया पासवर्ड आप बना सकते हैं। जैसे ही आप अपना यूज़र आईडी, लॉगिन पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पेज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा शाला के छात्रवृत्ति पोर्टल में आपका स्वागत है। राइट साइड में आपको 3 लकीर दिखाई दे रहा है, इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के कुछ ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें होम, पंजीयन 2021-22, पंजीयन 2020-21। हमको पंजीयन 2021-22 में ही काम करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ और भी ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें सबसे पहले नवीन विद्यार्थियों का पंजीयन फॉर्मेट ए। नवीन विद्यार्थियों के पंजीयन से तात्पर्य है कि ऐसे विद्यार्थी जो कि पहली बार आपके विद्यालय में आए हैं और उनका नाम छात्रवृत्ति पोर्टल पर अभी तक दर्ज नहीं है। नवीन विद्यार्थियों के पंजीयन करने के लिए हमको इसी में काम करना है। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने फॉर्मेट ए
ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं लाल रंग से। कृपया सभी प्रविष्टियां इंग्लिश में करें। तारांकित यानी स्टार से चिन्हित फील्ड अनिवार्य है। मतलब कि जितनी भी प्रविष्टियां करनी है, चाहे छात्र का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम या अन्य जो भी जानकारी भरना है, उसको हमको अंग्रेजी में ही भरना है। और आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर में यदि भरते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है उस जानकारी को आपको भरना ज़रूरी है, चाहे वो जानकारी अपने आप फिल हो जाए या फिर अगर खाली रहेगा तो आपको भरना है। इसमें कुछ ऑप्शन जो है डिसेबल होंगे, पहले से ही डिसेबल होंगे, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ जहाँ कर्सर ब्लिंक करेगा केवल हम उसी को सुधार सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक फॉर्मेट खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले वर्तमान कक्षा आपको भरना है और उसी के बगल में लिखा है इसी कक्षा में पिछली बार अनुत्तीर्ण होकर इस साल से पढ़ रहे हैं क्या, स्टार लगा है, अभी डिसेबल दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप कक्षा को सेलेक्ट करेंगे वो अपने आप उसमें नो हो जाएगा और यदि नहीं होगा तो आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद प्रवेश क्रमांक भरना है आपको, विद्यार्थी का नाम भरना है, पिता का नाम भरना है। यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि विद्यार्थी का नाम, उसके पिता का नाम या उसकी माता के नाम को लिखते समय श्री, श्रीमती या कुमारी इस प्रकार का कुछ नहीं लगाना है। इसके बाद का ऑप्शन है क्या पालक अस्वच्छ धंधा व्यवसायी है या क्या उनके पास वर्तमान सत्र का व्यवसाय प्रमाण पत्र है। यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपको अस्वच्छ धंधा व्यवसायी पालक किस प्रकार का वो धंधा करता है वो लिखना पड़ेगा और आपको उसका प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। और यदि आप नो लिखते हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद विद्यार्थी का आधार नंबर 12 अंकों का है, उसको दर्ज करना है। और आधार कार्ड में क्या नाम लिखा हुआ है तो वहाँ ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी में भी नाम लिखता है और हिंदी में भी नाम लिखता है। तो आधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी का नाम जो भी अंग्रेजी में, चाहे वो गलत लिखा हो चाहे सही लिखा हो, जैसा नाम लिखा होगा उस नाम को यहाँ लिख देना है। उसके बाद उसके लिंग का चयन करना है, फिर जन्म तिथि देखना है, उसका जाति वर्ग देखना है कि किस जाति वर्ग का है। उसमें 4 वर्ग आ जाएंगे, आपको जनरल, SC, ST, OBC में जो भी होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिखना है। अगर पालक का मोबाइल नंबर नहीं है तो विद्यालय के शिक्षक अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि यह अनिवार्य फील्ड है, बिना इसके आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाते का विवरण लिखा हुआ है, बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता क्रमांक। तो बैंक का नाम और शाखा का नाम लिखते ही उसके बगल में जो IFSC कोड है वो अपने आप सर्च कर लेगा और यदि नहीं करेगा तो आप उसको लिख देंगे। फिर अगला ऑप्शन है क्या बैंक खाता विद्यार्थी के नाम पर है। यदि आप नो लिखते हैं तो उसके बगल वाला ऑप्शन खुल जाएगा कि किसके नाम पर है, माता या पिता, जो भी होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। माता पिता के अलावा और तीसरा ऑप्शन नहीं है। यदि आप यस लिखते हैं तो वो डिसेबल ही रहेगा बगल वाला। उसके बाद है क्या अभिभावक के पास 10 एकड़ से ज़्यादा भूमि है, उसको नो कर देना है। क्या अभिभावक आयकर दाता है, अभिभावक की वार्षिक आय क्या है, ये सब को आपको देख लेना है। ये पहले से ही डिसेबल हैं, अगर इनेबल होता है तो सब में नो लिख देना है और नहीं होता है तो इसको छोड़ देना है। अंतिम वाला ऑप्शन जो है क्या विद्यार्थी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त छात्रावास का छात्रावासी है, तो आपको उसमें अगर छात्रावास में रहता है तो यस लिखना है, नहीं है तो नो कर देना है और उसके बाद उसकी जानकारी को सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव के बटन को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा कि क्या आप विद्यार्थी का डाटा सुरक्षित करना चाहते हैं, कृपया सुनिश्चित कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि फॉर्म को अच्छे से भर लिए हैं तो आपको एस बटन को क्लिक कर देना है और एस बटन को क्लिक करने के बाद विद्यार्थी का डाटा सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया, ऐसा एक पॉपअप मैसेज लिख करके आएगा। फॉर्मेट ए जब हम भर लेते हैं तो इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थी का प्रमाण पत्र अपलोड करें, जिसमें आय, जाति, अस्वच्छ धंधा, आधार कार्ड, ये सब अपलोड करना है। लेकिन अभी तक प्राथमिक कक्षाओं के लिए किसी प्रकार के प्रमाण पत्र को अपलोड करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं आई है। 6वीं से ऊपर के बच्चों का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यदि प्राइमरी स्कूल में भी अस्वच्छ धंधे में अगर विद्यार्थी का पालक है तो आपको हो सकता है कि प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ जाए। जैसे ही उस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाता है और उसके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे कि अस्वच्छ धंधा व्यवसाय का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो जहाँ जहाँ जो ऑप्शन नेसेसरी है अपलोड करना ही है, उसके सामने अपलोड करने का देखिए ऑप्शन यहाँ लिख रहा है। बाकी में अपलोड का कॉलम जो है पोर्टल पर ही खाली छोड़ा हुआ है, इसलिए अभी हमको इस पर विशेष ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप चाहें तो आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे नंबर के ऑप्शन पर आते हैं, जो कि है पंजीकृत विद्यार्थियों का आवेदन, यानी फॉर्मेट ए सुधारें या निरस्त करें।
चूँकि यह क्रम में तीसरे नंबर पर है, इसलिए मैं आपको क्रम से बताते जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहला काम इस पोर्टल पर जाने के बाद हमको इस तीसरे नंबर के ऑप्शन पर ही करना चाहिए। जैसे ही हम इस तीसरे नंबर के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज आपके मोबाइल स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन सुधारें, निरस्त करें। साथियों, इस पोर्टल पर एक आपको चार्ट दिखाई देगा जिसमें आपके विद्यालय के जो बच्चे पहले से छात्रवृत्ति पोर्टल पर हैं उनका नाम दिखाई देगा। यहाँ दिखाई दे रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या 6, नाम दिखाई दे रहा है और अन्य जानकारियों के साथ आवेदन सुधारें और निरस्त करें का ऑप्शन है। इसमें कक्षा की जगह में आप देखिए 5वीं लिखा हुआ है, 4थी लिखा हुआ है, 6वीं लिखा है, 6वीं लिखा है, 5वीं लिखा है, 5वीं लिखा है। तो यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि ये हमारा विद्यालय तो प्राइमरी स्तर का है, तो इसमें 6वीं के बच्चे कहाँ से आ गए। तो साथियों, जिन बच्चों का छात्रवृत्ति भुगतान पिछली साल 5वीं कक्षा में हुआ था, छात्रवृत्ति पोर्टल पर उनकी कक्षा अपने आप अपडेट हो जाती है और उन बच्चों का नाम अब 6वीं कक्षा में दिखाई दे रहा है। मतलब उन बच्चों के नाम के सामने कक्षा के कॉलम में अब 6वीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जितने भी बच्चों के नाम के आगे कक्षा 6वीं दिखाई दे रहा है उसको चेक कर लेना है कि क्या वास्तव में ये बच्चे पिछले साल 5वीं में थे और इस बार 6वीं चले गए। तो ऐसे विद्यार्थियों के नाम को आपको अपने यहाँ से डिलीट कर देना है। तो अंत में जो बच्चों के नाम के आगे सबसे अंतिम कॉलम में निरस्त करें का ऑप्शन है उसे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया गया है, ऐसा एक पॉपअप मैसेज आएगा, आपको ओके कर देना है। अब देखिए, आपके विद्यालय में जो पहले 6 विद्यार्थी दिखाई दे रहे थे, कुल विद्यार्थियों की संख्या 5 दिखाई दे रही है। अब इसमें एक प्रश्न यह उठता है कि मान लीजिए गलती से हम किसी 4वीं या 5वीं के बच्चे का नाम निरस्त कर देते हैं। मान लीजिए पहले नंबर पर जिस विद्यार्थी की कक्षा 5वीं दिखाई दे रही है उसको हम गलती से निरस्त कर देते हैं। अब हमारे विद्यार्थियों की संख्या देखिए यहाँ कितनी हो गई, 4 हो गई। लेकिन यह काम हम गलती से कर दिए, निरस्त कर दिए, तो अब हमें क्या उस बच्चे का नवीन फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी फॉर्मेट ए भरना होगा। तो इसका जवाब है नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए जो आपके ऊपर राइट साइड में 3 लकीर दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेंगे, मोबाइल को ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे लॉग आउट का ऑप्शन है और उसके ऊपर हेल्प का ऑप्शन है। आपको हेल्प के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मोबाइल को थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन कर लीजिए तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें एक ऑप्शन है निरस्त विद्यार्थियों को रीस्टोर करें, आपको इसे क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद ऐसे विद्यार्थियों की सूची आपके सामने दिखाई देना शुरू हो जाएगी जिसको कि आपने या तो जानबूझकर या गलती से निरस्त कर दिया है या डिलीट कर दिया है। देखिए, सारे विद्यार्थियों के नाम के आगे रीस्टोर करें, रीस्टोर करें, रीस्टोर करें ऐसा लिखा हुआ है। तो जो 6वीं दिखाई दे रहा है उसको हमें रीस्टोर करने की आवश्यकता नहीं है, उसको करना भी नहीं है। जो पहले नंबर का विद्यार्थी दिखाई दे रहा है कक्षा 5वीं वाला, उसके नाम के आगे जो रीस्टोर करें का ऑप्शन है उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो निरस्त रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक संशोधित किया गया एक ऐसा ऑप्शन आएगा, तो वह बच्चा आपको फिर से यहाँ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, सबसे अंत में उसके नाम को जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से निरस्त विद्यार्थियों को आप रीस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद इस सूची में जितने भी पात्र विद्यार्थियों का नाम आपको दिखाई दे रहा है उन सभी के नाम के आगे जो एडिट एप्लीकेशन लिखा है उसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यदि उनके किसी भी प्रकार की जानकारियों में सुधार करने की आवश्यकता है तो उसको सुधार कर लेना है। और यदि सुधार नहीं करना है तब भी प्रत्येक विद्यार्थी के नाम के आगे जो एडिट एप्लीकेशन है उसे क्लिक करना है और सारी जानकारियों को पढ़ने के बाद उसे सेव करना है। जब आप सेव करेंगे तभी इन विद्यार्थियों का नवीनीकरण का काम पूरा हो पाएगा। तो पहले विद्यार्थी के एडिट एप्लीकेशन को क्लिक करने के बाद इस प्रकार की जानकारी आएगी। विद्यार्थियों की जानकारी जो है 4 खंडों में दी गई है: व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक विवरण, बैंक खाता विवरण और अन्य विवरण। यहाँ भी लिख रहा है कि सभी प्रविष्टियाँ इंग्लिश में करें, तारांकित फील्ड अनिवार्य है। तो व्यक्तिगत विवरण का पेज पहले से ओपन है। इसमें विद्यार्थी का नाम, उसके पिता का नाम और उसकी माता का नाम डिसेबल रहेगा, इसे आप चाहकर भी नहीं सुधार सकते। उसके बाद कुछ ऑप्शन है जो पिछली बार आप नो लिखे हैं, हो सकता है इस बार एस हो। यदि आपको लगता है तो उसे सुधार देंगे और यदि आपको लगता है कि नहीं सब कुछ सही है तो आपको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सारी जानकारियों को आप चेक कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे
और अंतिम में नेक्स्ट का बटन है, उसे क्लिक करके आप अगले पेज में जा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ऊपर से ही हम अगले पेज में चले जाएं तो ये 4 ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, पहला व्यक्तिगत विवरण का है वो हो गया, उसके बगल में शैक्षणिक विवरण है, उसे क्लिक करके आप नए पेज में जा सकते हैं। तो नए पेज में जाने के 2 ऑप्शन है, नीचे के नेक्स्ट बटन से या ऊपर के ऑप्शन को क्लिक करके। शैक्षणिक जानकारी को भी आप चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करके आप अगले ऑप्शन में चले जाएंगे और अगले ऑप्शन में जाने के बाद आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। क्या खाता विद्यार्थी के नाम पर है, यस नो जो भी चुनना है आप चुन लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करके अगले पेज में जाएंगे। क्या विद्यार्थी भारत सरकार द्वारा मान्यता पात्र छात्रावास का छात्रावासी है, यदि वह नहीं है तो नो लिख देंगे। और उसके बाद जो ये सेव का ऑप्शन अंतिम में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है प्रीवियस, और एक पीले रंग से दिखाई दे रहा है सेव, ये पूरा ऑप्शन दिखाई देगा, अभी नेटवर्क के कारण नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप सेव के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और विद्यार्थी का इस प्रकार से नवीनीकरण हो जाएगा। इसके बाद है चौथा ऑप्शन, विद्यार्थी का शाला परिवर्तन करें। इसको क्लिक करने के बाद हम इस पेज में पहुंचेंगे। मान लीजिए मिडिल स्कूल के कोई शिक्षक इसको लॉगिन करते हैं, तो जब उनके यहाँ नया एडमिशन होता है तो पहले यह निर्धारित करेंगे कि वह बच्चा किस स्कूल से आया है, क्या उसको पिछले वर्ष छात्रवृत्ति मिलती थी, यदि मिलती थी तो उस बच्चे का नया फॉर्मेट ए भरने की आवश्यकता उनको नहीं है। वे चाहें तो उस बच्चे को पिछले विद्यालय के छात्रवृत्ति पोर्टल से अपने विद्यालय के छात्रवृत्ति पोर्टल में सीधा वो ऐड कर सकते हैं, विद्यार्थी के कोड के अनुसार, विद्यार्थी के नाम के अनुसार, जन्म तिथि के अनुसार या खाता क्रमांक के अनुसार। ये 4 प्रकार दिए हैं विद्यार्थियों के नाम को अपने विद्यालय में जोड़ने के लिए। खास करके ये 6वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता पड़ेगी। और प्राइमरी स्कूलों में भी यदि कोई बच्चा दूसरे विद्यालय से आया हुआ है तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उस विद्यालय के शिक्षक को उसके नाम को डिलीट करना ज़रूरी है। यहाँ अगर आप सोचते हैं कि मैंने अगर इसके नाम को डिलीट कर दिया तब तो वह अगले विद्यालय में जुड़ ही नहीं पाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप भले नाम को डिलीट कर देते हैं लेकिन दूसरे जगह पर वह नाम सेव रहता है। तो आइए विद्यार्थी कोड के अनुसार एक बच्ची को हम सर्च करते हैं, उसकी जानकारी को देखते हैं। जैसे ही हम उसके विद्यार्थी कोड को डाल करके जानकारी देखें को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक चार्ट दिखाई देगा, जिसमें शाला के नाम की जगह में उस विद्यार्थी के पूर्व शाला का नाम होगा, उसका विद्यार्थी कोड होगा और अंत में सेलेक्ट का ऑप्शन है लाल रंग से। जैसे ही हम सेलेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उस विद्यार्थी का नाम उसकी पूरी जानकारी के साथ आपके विद्यालय के छात्रवृत्ति पोर्टल में ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम शाला परिवर्तन करें के ऑप्शन को भी क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी प्रविष्ट करें। तो सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा कि क्या आप सारांश में संशोधन करना चाहते हैं। यदि आप कोई सुधार करना चाहते हैं तो आपको हाँ लिखना है, वरना आपको नो लिखना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन डिसेबल हैं, स्टार लगे हुए हैं, उसके बाद भी डिसेबल हैं, लेकिन वो फील्ड भरा हुआ है। उसके बाद आपको शाला का पता, पिन कोड भर देना है। छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम जो पिछला है वही आपको लिखना है। यदि आप छात्रवृत्ति प्रभारी के नाम को बदलना चाहते हैं तो आपको उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी लिखना होगा। और उसके पहले यहाँ क्या आप सारांश में संशोधन करना चाहते हैं तो आपको हाँ के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसको भरने के बाद ये जो गोस्वारा दिख रहा है, जिसको कि मैंने पहले ही कहा था कि फॉर्मेट बी में आप भर लेंगे, उसके अनुसार इस गोस्वारा को आपको भर लेना है और भरने के बाद सेव के ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्मेट बी है वह कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ भरते समय एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जनरल है, बॉयज़, गर्ल्स, हॉस्टलर, नॉन हॉस्टलर और अनक्लीन ऑक्यूपेशन। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हॉस्टलर और नॉन हॉस्टलर में गड़बड़ी कर देते हैं। तो बॉयज़ और गर्ल को जोड़ने के बाद जो इनका योग आएगा, यदि हॉस्टलर में सारे के सारे 0 हैं तो नॉन हॉस्टलर में उनका योग लिखा जाएगा, और यदि हॉस्टलर में कुछ संख्या लिखा जाएगा तो उनके योग से घटा करके नॉन हॉस्टलर में लिखा जाएगा। अधिकांश विद्यालयों में बॉयज़ और गर्ल्स का योग नॉन हॉस्टलर में लिखा जाएगा, बाकी में 0 रहता है। अब सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी जो है प्रविष्ट हो गया। अब इसके बाद सारांश प्रतिवेदन को अपलोड करना है, जो एक पन्ने का है। पूरे विद्यालय के पूरे विद्यार्थियों के लिए एक ही सारांश प्रतिवेदन बनेगा, जिसको कि हम गोस्वारा भी कह सकते हैं। उसको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए इसको हमको क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक पेज खुल जाएगा।
जिसमें सारांश प्रतिवेदन का चयन करें लिखा है। चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे। उस फाइल को आप जहां भी रखे होंगे उसको वहां से सेलेक्ट कर लेना है और सारांश प्रतिवेदन अपलोड का जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है उसे क्लिक कर देना है। और ध्यान रखना है कि जो भी आप फ़ोटो खींचेंगे अपने कैमरा से या जैसे भी स्कैन करके खींचेंगे, उसका जो साइज़ होना चाहिए वो 100 KB तक ही होना चाहिए। 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 KB से ज़्यादा होने पर वो नहीं लेगा। तो किसी भी फ़ोटो के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए कई एप्लीकेशन आते हैं, उसमें एक क्यू रिड्यूस करके भी एप्लीकेशन है जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से इसके साइज़ को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके द्वारा जो नवीन और नवीनीकरण दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों का फॉर्म भरना था, वह जानकारी आपके द्वारा भर ली गई। अब आप रिपोर्ट में जाकर के सत्र 2021-22 जो सबसे ऊपर लिखा है उसे क्लिक करके सारांश रिपोर्ट देख सकते हैं। कितने पंजीकृत विद्यार्थी हैं उनकी सूची देख सकते हैं, विद्यार्थियों की जानकारी देख सकते हैं और निरस्त विद्यार्थियों की सूची भी देख सकते हैं। पंजीकृत IFSC कोड देख सकते हैं और छात्रवृत्ति नॉर्म के अनुसार अपात्र विद्यार्थियों की सूची भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से छात्रवृत्ति 2021-22 के लिए नवीन और नवीनीकरण हेतु पात्र विद्यार्थियों की एंट्री किस प्रकार से की जाएगी, ये सारी जानकारी मैंने आपको बड़े ही आसान भाषा में दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा। सबको नमस्कार।